नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द अंडरडॉग्स आचार्य में। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया और उन्होंने मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन दी। और इसी न्यूज के पीछे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज थी जो छिप कर रह गई, बट जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है निर्मला सीतारमण जी की साड़ी। अब आप कहेंगे कि साड़ी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यही हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो न्यूज ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी उन्हें मधुबनी आर्ट की एक आर्टिस्ट श्रीमती दुलारी देवी द्वारा गिफ्ट की गई थी। और मधुबनी आर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। और दुलारी देवी जी को भी 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी टॉपिक पर हमारा आज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मधुबनी या मिथिला आर्ट क्या है, इस आर्ट की हिस्ट्री क्या है, इस आर्ट की फीचर्स क्या क्या हैं, एंड गवर्नमेंट ने इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और मधुबनी आर्ट से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट टू बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हियर इट इज समथिंग अबाउट मी। आई वर्कड एज एन असिस्टेंट कंट्रोलर विद एयर इंडिया, देन आई वर्कड एज एन असिस्टेंट मैनेजर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। I have also appeared for UPSC interview in the year 2022 एंड मैंने 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स और 3 बार एचपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो सबसे पहले व्हाट इज मधुबनी आर्ट? मधुबनी आर्ट क्या है? मधुबनी आर्ट जो है वो पेंटिंग का एक स्टाइल है जिसे इंडिया में बिहार के मिथिला और नेपाल में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसका नाम भी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और क्योंकि ये मिथिला रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसे मिथिला आर्ट भी कहा जा सकता है। सो अगर आपसे एग्जाम में मधुबनी आर्ट या मिथिला आर्ट कुछ भी लिखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब है ये आम लोगों की आर्ट है, आम लोगों की पेंटिंग है। इसके कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्टाइल ऑफ पेंटिंग जिसे कि उसके वाइब्रेंट कलर्स, ज्योमेट्रिक स्टाइल्स और हिंदू देवी देवताओं के या हिंदू धर्म से रिलेटेड मोटिव्स के पेंटिंग के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने माइथोलॉजी वर्ड को क्रॉस आउट किया है बिकॉज इसका बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन होता है एंड आपको अवॉइड करना है एग्जाम में हिंदू माइथोलॉजी या कोई भी माइथोलॉजी लिखने से। इंस्टेड आप लिखेंगे हिंदू रिलीजियस मोटिव्स या हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स। अब आइए मधुबनी आर्ट की हिस्ट्री जानते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मधुबनी आर्ट की जो ओरिजिन्स हैं वो हमारी रामायण में लाई करते हैं। मिथिला के महाराजा जनक, जो कि माँ सीता के पिता थे, उन्होंने सीता माता की शादी के समय अपनी अपने राज्य की महिलाओं को कहा कि आप सब अपने घरों में सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाइए। और उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को परमिशन दी कि वो कोई भी थीम चूज कर सकती हैं जिस पे वो पेंटिंग बनाना चाहती हैं। बट इतना पुराना ओरिजिन होने के बावजूद भी लगभग 100 साल पहले तक इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म को दुनिया में कोई नहीं जानता था। सिर्फ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ लोग थे जो इसे प्रैक्टिस करते थे। बट देन 1934 में एक अर्थक्वेक आता है और बिहार के बहुत सारे गांवों में खूब तबाही होती है। 1934 में इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था। तो एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे जिनका नाम था डब्ल्यू जी आर्चर, जो कि बिहार के इन विलेजेस को विजिट करते हैं और वहां का एक एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं ताकि फ्यूचर में इन गांवों का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, यहाँ पे लोगों को दोबारा से बसाया जा सके। वहां पे अर्थक्वेक से जब जो घर टूटे थे, उनकी टूटी हुई दीवारों को जब डब्ल्यू जी आर्चर देखते हैं, तो उन्हें वहां पे पेंटिंग्स दिखाई पड़ती हैं जो कि उनके अनुसार वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पेंटिंग्स थी उनके बराबर स्टैंड करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पेंटिंग्स को फोटोग्राफ किया और इनके ऊपर एक एक्सटेंसिव आर्टिकल पब्लिश किया। बट इसके बाद भी गवर्नमेंट को 30 साल लगे मधुबनी पेंटिंग्स को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने में। अर्थक्वेक के एग्जैक्टली 30 साल बाद इन 1964 मिथिला रीजन में एक बहुत भयंकर सूखा पड़ा, यानी कि ड्राउट। तो उस समय ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर पुपुल जयकर, उन्होंने एक बॉम्बे बेस्ड आर्टिस्ट को, जिनका नाम भास्कर कुलकर्णी था, उन्हें वहां मिथिला में भेजा ताकि वो मिथिला की महिलाओं को ट्रेन कर सकें
मधुबनी आर्ट को अलग अलग मीडियम्स पे उतारने में, जैसे कि कैनवस, फैब्रिक, पेपर, बोर्ड्स एटसेट्रा, ताकि इससे उनकी कुछ कमाई हो सके और एक लाइवलीहुड का साधन जनरेट हो सके। ओरिजिनली जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, मतलब इन्हें वॉल्स पे या ग्राउंड में पेंट किया जाता था, वो भी किसी शुभ अवसर पर, और अगले दिन इन्हें मिटा दिया जाता था, जिसकी वजह से इनका प्रिजर्वेशन नहीं हो पाता था। बट गवर्नमेंट के इस इंटरवेंशन के बाद 1964 में women started painting ऑन ग्रेट लॉन्ग लास्टिंग सर्फेसिस। तो इन्हें दीवार और जमीन से हटाकर कैनवस, क्लोथ या फिर बोर्ड्स पे पेंट किया जाने लगा, ताकि इनसे कुछ लाइवलीहुड जनरेट हो सके। और इस तरह से इन पेंटिंग्स ने वहां की महिलाओं को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दिया और इंडिया के इस आर्ट फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलवाई। अब हम मधुबनी आर्ट की इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ आर्ट। Okay, so Madhubani paintings are primarily created by women of मिथिला रीजन। इस आर्ट फॉर्म को महिलाएं अपनी बेटियों को जनरेशन दर जनरेशन सिखाती रहती थी, और इस तरह से इस आर्ट फॉर्म की टेक्निक्स, इसके मोटिव, इसके स्टाइल ओवर द टाइम, ओवर द जनरेशंस ट्रांसफर होते गए, और इसके थ्रू वुमेन जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करती हैं, और इसके साथ साथ ही अपनी कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करती हैं। बट आज सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियली वायबल आर्ट फॉर्म और इससे लाइवलीहुड जनरेट होता है, तो आज इसे मेल आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं। इट इज नॉट ए क्लासिकल आर्ट फॉर्म, इट इज अ सिंपल फोक आर्ट विद सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन फोक। यानी कि इसके कोई भी रिटर्न प्रिंसिपल्स नहीं है। अगर रिटर्न प्रिंसिपल्स होते तो ये क्लासिकल आर्ट फॉर्म बन जाती। कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हर कोई अपने आइडिया और इमेजिनेशन से इसको पेंट कर सकता है। और जनरेशन दर जनरेशन जैसे जैसे इस आर्ट फॉर्म को ट्रांसफर किया गया, तो इसमें नए और फ्रेश आइडियाज आते रहे। फॉर एग्जाम्पल, पहले सिर्फ रिलीजियस मोटिव्स पे इसे पेंट किया जाता था, बट आज सोशल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी दर्शाते हुए ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। थीम्स, कोई भी आर्ट फॉर्म आप पढ़ते हैं तो आपको उसकी इन 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फाइन। सबसे पहले नेचर ऑफ आर्ट, देन सेकंड इज थीम्स, देन कलर्स, देन पेंटिंग स्टाइल। और इससे आपका पूरा मेंस का आंसर तैयार हो जाएगा, और प्रीलिम्स के लिए भी आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट थीम्स, इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इन हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। भगवान कृष्ण, राम, लक्ष्मी माता, शिव, दुर्गा, ये सब पिक्चर्स इसमें पेंट की जाती थी। सबसे प्रेवलेंट एक और थीम है, वो है नेचर, यानी कि नेचुरल चीजें, पेड़, पशु, पक्षी, ये सब इसमें पेंट किए जाते हैं। इवन लैंडस्केप भी पेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रेवलेंट थीम इन मधुबनी पेंटिंग इज एवरीडे लाइफस्टाइल इन रूरल बिहार, जैसे कि फार्मिंग एक्टिविटीज, कुकिंग एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स, विलेज गैदरिंग्स एटसेट्रा को भी कैनवस पे उतारा जाता है। रिलीजियस रिचुअल्स जैसे कि सेरेमनीज, किसी की शादी, त्योहार एटसेट्रा को भी इसमें दर्शाया जाता है। एंड सबसे लेटेस्ट इसमें जो एडिशन है वो है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कल्चरल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। नाउ इस पेंटिंग को पेंट करने के लिए कलर्स कौन से यूज किए जाते हैं, बिकॉज कलर्स के बिना तो पेंटिंग नहीं हो सकती ना। इवन ब्लैक एंड व्हाइट इज ऑल्सो अ कलर। सो कलर्स, इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी कलर्स यूज होते हैं ना, वो नेचुरल यूज होते हैं। सो इट इज एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कोई भी सिंथेटिक कलर नहीं यूज होता है। जैसे कि ब्लैक कलर को जनरेट किया जाता है मिक्सिंग सूट, यानी कि वो जो चूल्हे में ब्लैक ब्लैक कोयला आ जाता है ना धुआं जम के, दैट विद काउडंग। ब्लू फ्रॉम इंडिगो, इंडिगो जो नील होता था, नील की खेती अंग्रेज करवाते थे, दैट इंडिगो। व्हाइट जो होता है वो राइस को पीस के जो पाउडर बनता है उससे। एंड ऑरेंज फ्रॉम पलाश के फूल, जो कि उस एरिया में बहुत प्रेवलेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के। इट इंक्लूड्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कैसे, जैसे यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, कुछ पेंटिंग्स में स्क्वायर बॉर्डर्स होते हैं। देख यहाँ पे ये देखो, ये स्क्वायर बॉर्डर्स हैं। फाइन। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। इसके अलावा आप पेंटिंग्स में, आप स्लाइड्स में देखते आ रहे होंगे, फ्लोरल यानी कि फूल, एनिमल, बर्ड मोटिव्स भी यहाँ पे यूज होते हैं।
कलर्स जो हैं उन्हें फ्लैटली अप्लाई किया जाता है, कोई शेडिंग नहीं की जाती है। जैसे पेंसिल से कई आर्ट फॉर्म्स में शेडिंग होती है ना, डार्क एंड लाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे फ्लैट कलर्स को फ्लैटली अप्लाई किया जाता है और कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं छोड़ा जाता है। इन पेंटिंग्स को मॉडर्न ब्रशेस से नहीं बनाया जाता, बल्कि टहनियाँ, माचिस की तीली या फिंगर्स, इनसे बनाया जाता है। कई जगह पे बैम्बू स्टिक्स भी यूज की जाती हैं। बट अभी आजकल के जो मॉडर्न आर्टिस्ट्स हैं, दे यूज ब्रशेस, निब के पेन एंड सिंथेटिक कलर्स, बिकॉज ये एक फोक आर्ट है और इसके कोई रिटन रूल्स नहीं है। सो इस तरह की जो इसमें मॉडिफिकेशंस हैं वो अलाउड हैं, एंड हर आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसे जो ठीक लगता है वो रास्ता अपनाता है। आर्ट के कुछ टाइप्स हैं, दिस इज भरनी स्टाइल, कोहबर स्टाइल, कचनी स्टाइल, तांत्रिक स्टाइल एंड गोदना स्टाइल। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। स्टेट पीसीएस, स्पेशली बिहार एंड यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स में दे दी है, आप स्लाइड डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स, यहाँ पे ये भी अगेन स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप इन आर्टिस्ट्स के नाम को याद रखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मधुबनी आर्ट। सबसे पहले मधुबनी आर्ट को 2007 में जीआई टैग दिया गया था, जिसमें कि 3 टाइप की फॉर्मेट्स को इंक्लूड किया गया था, वॉल पेंटिंग, लाइन पेंटिंग एंड गोदना पेंटिंग। फाइन, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यस, दिस इज अ जीआई टैग, दे आर गिवन विद जीआई टैग, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसमें 3-4 आपको चीजों के नाम दे दिए जाएंगे और हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनमें से किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा मिथिला समिता, जो कि एक सोशल एंटरप्राइज है और जिसे गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन प्राप्त है, उसने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं इस आर्ट को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मधुबनी आर्ट कल्चरल सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, जहां पे इन पेंटिंग्स को मेंटेन और सेल किया जाता है। उसके अलावा आर्टिस्ट को फाइनेंशियल एड दी जाती है और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी लगाए जाते हैं, ताकि इस आर्ट फॉर्म को नए आर्टिस्ट तक पहुंचाया जा सके। अदर प्रमोशन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट ने देखो, जैसे ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाई है, ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा पे भी मधुबनी आर्ट को पेंट करके इसे प्रमोट करने की कोशिश की है। लाइक आई वाज सेइंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज में मधुबनी महोत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए, विलेजेस को ब्यूटीफाई करने के लिए मधुबनी आर्ट को प्रमोट किया। आप इसमें ट्रेन्स एंड रेलवे स्टेशन भी मेंशन कर सकते हैं। देन एक मधुबनी पेंटिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि इन आर्ट वर्क्स को प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल म्यूजियम्स में भी जगह मिली है। उसके अलावा यूनेस्को ने अपने ग्रीटिंग कार्ड्स पे भी इनको जगह दी है। यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है वो यूनेस्को मार्केट का है, जिसमें कि माता पार्वती और भगवान गणेश का एक ग्रीटिंग कार्ड है, जो कि मदरहुड को दर्शाता है, और ये यूनेस्को की साइट पे सेल के लिए अवेलेबल है। एमडीजी प्रोग्राम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम में मधुबनी आर्टिस्ट सत्यनारायण एंड मोतीकर ने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी, जिसमें कि ये दर्शाया गया था कि हाथी किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी से लड़ने का एक एक्सप्रेशन के तौर पे पेश किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेंस में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वन इज द सिंपल क्वेश्चन कि डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। उसको हम 4 हेड्स में डिवाइड करेंगे। इनका एवोल्यूशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स फ्रॉम मुराल फॉर्म टू मिनिएचर स्टाइल, कि किस तरह से पहले दीवारों पे पेंट किया जाता था और अभी इसको कमर्शियलाइज करने की कोशिश में बाकी मीडियम्स पे पेंट किया। किस तरह मधुबनी पेंटिंग जो है वो वुमेन के लिबरेशन का एक इंस्ट्रूमेंट बने और उन्हें सोशल क्लचेस से इंडिपेंडेंट दिलाई, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। मूविंग ऑन टू प्रीलिम्स क्वेश्चन। प्रीलिम्स में सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, कि आपको ये 4 टर्म्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, बरनी, कोबर, कचनी, गोदना, और वहां पे बोल देंगे कि ये सिल्क टेक्सटाइल्स हैं, जिन्हें एंशियंट टाइम में मुजरिस पोर्ट से रोम भेजा जाता था। रीजनल वेरिएशंस ऑफ वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सब टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, या हार्वेस्ट सीजन इन त्रिपुरा। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हो, और अगर आपको पता है तो 2 नंबर फ्री के हैं।
3-4 क्वेश्चंस और डाले हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके आंसर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑल्दो ये इतने मुश्किल नहीं है अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो। जल्दी ही मैं पूरे साल का एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स लेके आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल द अंडरडॉग्स आचार्य पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।